हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। तो आज हम लोग बात करेंगे वेव्स पर। और वेव्स ये आपके लिए क्लास 11 फिजिक्स का ये नया चैप्टर है और बहुत सारा मैकेनिक्स में आप पढ़ चुके हैं, ऑसिलेशंस पढ़ चुके हैं। जिन्होंने ऑसिलेशन पढ़ लिया है उनके लिए वेव्स उसके आगे की चीज़ है और हम इस पर बात करेंगे। वेव्स हैं क्या, इनके टाइप्स क्या हैं, प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, और भी आगे बहुत कुछ होगा वेव्स के चैप्टर में। और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इसको आप पूरी एनर्जी बनाए रखिएगा इसके साथ और वीडियो पूरा देखिएगा। तो हम लोग स्टार्ट करें। वेव्स से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़। अगर आप पहले चैनल से जुड़े हुए हैं तो आप और लोगों को मोटिवेट करिए चैनल से जुड़ने के लिए, इसके बारे में बताइए और अपने सुझाव ज़रूर हमारे तक भेजिए कि हम और क्या सुधार कर सकते हैं इसमें। तो ठीक है, ज़्यादा कुछ ना कहते हैं, लोग स्टार्ट करते हैं कि ये वेव्स क्या है। आप वैसे नॉर्मल वेव सोचते हैं, वेव के बारे में जानते हैं, वैसे भी कॉमन कन्वर्सेशन में आप बोलते हैं कि ये लहर चल रही है, बोलते हैं ना, ये अभी इनके नाम की वेव है, यानी कुछ न कुछ प्रोपेगेट करता हुआ कुछ है। सो वेव जब भी हम नाम लेते हैं क्या होता है, कुछ न कुछ प्रोपेगेट करता हुआ दिखता है, यानी आगे बढ़ता हुआ या फैलता हुआ या कहीं जाता हुआ, कुछ ऐसा सेंस हमको मालूम होता है। तो वेव के फॉर्म में कुछ ट्रांसफ़र होता है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस में कुछ ट्रांसफ़र होता है। और यहाँ पर जब हमको पढ़ना है वो चीज़ क्या है, एनर्जी। ओके, सो एनर्जी ट्रांसफ़र अगर एक प्लेस से दूसरे प्लेस में होती है तो उसके कॉमन जो तरीके हैं वो दो हैं। आप काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी पढ़ लिए हैं। पोटेंशियल एनर्जी अगर कहीं किसी सिस्टम में स्टोर होना है तो डेफिनेटली एक्सटर्नल फोर्स कोई उस पर वर्क करेगा, तभी वहाँ एनर्जी स्टोर होगी या ट्रांसफ़र होगी। एक तो ये है, तो वहाँ कोई मोशन और वेव से कोई सीधे रिलेशन तो नहीं है। लेकिन अगर कोई चीज़ मूव करता हुआ, कोई एक ऑब्जेक्ट मूव करता हुआ आया और दूसरी जगह जाके टकरा गया तो वो कहते हैं एनर्जी ट्रांसफ़र कर गया। एक ये हो सकता है। दूसरा और क्या तरीका हो सकता है, एनर्जी के ट्रांसफ़र होने में किसी मटेरियल का मोशन नहीं इन्वॉल्व है, कोई मटेरियल का ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है एक प्लेस से दूसरे प्लेस, बाकी एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है। यानी मटेरियल का एक पार्ट दूसरे पार्ट को एनर्जी ट्रांसफ़र करता है। इसको आप हीट और थर्मोडायनामिक्स वगैरह में पढ़ चुके हैं, हीट ट्रांसफर में भी देख चुके हैं कि एक हॉटर रीजन से, किसी मीडियम के हॉटर रीजन से या किसी ऑब्जेक्ट के हॉटर पार्ट से कोल्डर पार्ट को हीट का फ्लो होता है, ये एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है। ठीक, किसी एक पार्ट से अगर फ्लूइड का फ्लो हो रहा है तो जहाँ पर हाइयर प्रेशर है, लोअर प्रेशर की ओर क्या होता है, मटेरियल का फ्लो होता है, यहाँ पर मटेरियल का फ्लो होता है। तो यहाँ पर एनर्जी ट्रांसफ़र किससे हो रहा है, मटेरियल के फ्लो से ही हो रहा है। यही मूविंग मटेरियल यही एनर्जी को कैरी करता है, मूव कर रहा है ना। तो यहाँ की एनर्जी, अगर कोई मटेरियल इस पोर्शन में मूव कर रहा है, आप कह सकते हैं कि इस पार्ट में कोई मटेरियल है और मूव कर रहा है, और मूव कर रहा है तो इसके साथ क्या है, काइनेटिक एनर्जी है, और ये काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफ़र होकर इधर जाती है। तो आप कह सकते हैं कि मटेरियल के ट्रांसफ़र के फॉर्म में आप कह सकते हैं कि मूविंग मैटर के साथ ये एनर्जी ट्रांसफ़र होती है। तो वो एनर्जी यहाँ थी, थोड़ी देर बाद अगर ये मैटर यहाँ पहुँच गया, ये मटेरियल यहाँ पहुँच गया, कोई गैस है, कोई लिक्विड है, तो यहाँ हाइयर प्रेशर था, यहाँ लोअर प्रेशर था, यहाँ से यहाँ चला गया, तो कह सकते हैं जो यहाँ एनर्जी थी वहाँ चली गई, दूसरी जगह चली गई। तो ये है, तो एनर्जी का ट्रांसपोर्ट के ये कैसे हो सकता है, या तो एक प्लेस से दूसरे प्लेस मटेरियल खुद एनर्जी लेके जाए, या तो ऐसा हो सकता है कि एक प्लेस से एनर्जी दूसरे प्लेस में जाए लेकिन मटेरियल का ट्रांसफर ना हो, वही मटेरियल अपने नेबरिंग पार्ट्स को
किसी मीडियम का एक पार्ट या किसी रीजन का एक पार्ट उस अपने नेबरिंग पार्ट्स को एनर्जी ऐसे ट्रांसफर करता हुआ दे, आगे बढ़ाए, तो ये भी ट्रांसफर हो सकता है। तो यही है, तो इसी को हम जो है ये एनर्जी ट्रांसफर होता है बिना मटेरियल के फ्लो किए, किसी मैटर के ट्रांसफर के बिना अगर एनर्जी फ्लो होता है तो जनरली ये क्या होता है, एक पैटर्न बनाते हुए, एक रेगुलर पैटर्न मूव करता हुआ दिखता है। इसको हम कहते हैं कि वेव मोशन है या वेव प्रोसेस से एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। तो बल्क मटेरियल का ट्रांसफर हो रहा है, वो एनर्जी जा रही है, ट्रांसपोर्ट हो रही है, या फिर एनर्जी का ट्रांसपोर्ट वेव प्रोसेस में हो रहा है। ये ऐसी प्रोसेस है जिसमें मटेरियल का मूवमेंट तो नहीं होता, लेकिन मटेरियल का या मैटर का एक पार्ट या किसी स्पेस का एक पार्ट, किसी रीजन का एक पार्ट अपने नेबरिंग पार्ट को एनर्जी ट्रांसफर करता है। तो यहाँ से इधर हुआ ट्रांसफ़र, उधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, लेकिन हम एक और अगर देखें तो यहाँ से इधर ट्रांसफ़र हो रहा है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ये वाला ट्रांसफ़र हो रहा होगा। तो जनरली क्या होता है कि एक पैटर्न, रेगुलर पैटर्न मूव करता हुआ मालूम होता है। जैसे आप सबसे कॉमन चीज़ देखते हैं वाटर सरफेस पर या कोई लिक्विड सरफेस है, वहाँ पर अगर कोई स्टोन भी आप ड्रॉप कर दीजिए तो क्या होता है, वहाँ पर एक वेव फॉर्म, कुछ रिंग जैसा बनता हुआ और आगे बढ़ता हुआ दिखता है। इसका ये मतलब तो नहीं ना है कि जहाँ स्टोन गिराए हैं वहाँ का लिक्विड ही चारों ओर चला जाता है और यहाँ पर डिप्रेशन या गड्ढे जैसा बन जाता है, ऐसा तो कुछ नहीं। यहाँ का मटेरियल नीचे तो नहीं हो जाता, सरफेस वैसा ही बना होता है, बस ये रिंग जैसा जो बन रहा है और ये आगे बढ़ता हुआ जाता है। तो ये एक रेगुलर पैटर्न बनता है और वो मूव करता हुआ दिखता है उस पैटर्न में। इसको हम वेव कहते हैं, ये भी एक वेव है, ठीक। तो किसी न किसी का ट्रांसफर तो हो रहा है, एनर्जी का, इसमें एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है और कुछ तो मोशन इन्वॉल्व जरूर है, लेकिन उसमें पूरा मटेरियल का या मैटर का मोशन नहीं है। हाँ, मटेरियल के पार्टिकल वो अपनी जगह ही थोड़ा हिल डुल रहे हैं, थोड़ा मूव कर रहे हैं, तो ऐसा होता है। तो ये हम इसको वेव प्रोसेस कहते हैं। तो जो भी हमें एनर्जी, लाइट, सनलाइट मिलती है, वहाँ पर भी किसी चीज़ का डिस्टरबेंस है, वो हमारे तक पहुँचता है, एनर्जी हमारे तक पहुँचती है। सन से ही एनर्जी हमारे पास पहुँचती है। कोई आप लैंप ऑन कर दीजिए, पावर सप्लाई उसमें जोड़ दीजिए, वो एनर्जी हमारे तक पहुँचती है, तो वो भी वेव प्रोसेस से पहुँचती है। तो सन से लाइट हमारे तक वेव प्रोसेस पहुँचती है। हमें थोड़ा रेडिएशन मिलता है, आँच लगती है, कोई चीज़ आग जल रही हो अगल बगल और वहाँ से थोड़ी लगता है ना, हमें थोड़ा सा वार्मथ की फीलिंग आती है कि कुछ आँच लग रही है, गर्माहट महसूस हो रही है, वो रेडिएशन है, वो भी हमारे तक आती है, वेव प्रोसेस है। सिग्नल्स आते हैं किसी ट्रांसमिटिंग स्टेशन से या आपके मोबाइल सिग्नल आते हैं किसी टावर से, तो वो भी क्या है, वो भी वेव प्रोसेस में एनर्जी है, आ रही है। सिग्नल्स क्या हैं, वेव्स हैं। तो सैटेलाइट से वेव्स आ रही हैं, डिफरेंट ट्रांसमिटिंग स्टेशंस को और टावर्स को वो आप तक पहुंचाता है। तो ये वेव प्रोसेस में एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है। और तो हम लोग यही चीज़ देखते हैं कि आखिर ये शुरुआत कहाँ से हुआ, एनर्जी का कहीं सोर्स तो होगा। तो जहाँ शुरुआत किया जाएगा या होगा, वहाँ कोई ना कोई सिस्टम ऐसा होगा जो एनर्जी सप्लाई करता है। एनर्जी सप्लाई करने का मतलब स्पेस में डिस्टरबेंस प्रोड्यूस करना या डिस्टरबेंस क्रिएट करना, या जैसे आप वाटर सरफेस या लिक्विड सरफेस देख रहे हैं, बता रहे हैं ना, वहाँ पर वेव की शुरुआत करने का मतलब क्या है, डिस्टरबेंस की शुरुआत, डिस्टर्ब करना। तो जनरली ऐसी एनर्जी देना या एनर्जी देना जिससे मोशन की कुछ शुरुआत हो जाए, किस तरह का हिलने डुलने जैसा मोशन होने लगे, एनर्जी का ट्रांसफ़र होने लगे, ये तभी होगा जब एनर्जी दिया जाएगा। एनर्जी नहीं दिया जाएगा तो फिर ट्रांसफ़र नहीं होगा। ये पूरे नेचर का एक सच है या एक कॉमन सी प्रॉपर्टी है कि जिस रीजन में एनर्जी ज़्यादा है उससे कम एनर्जी की ओर फ्लो होगा ही होगा। वो हीट के फॉर्म में फ्लो हो रहा हो या ये प्रेशर इवन किसी जगह ज़्यादा हो गया है तो वो प्रेशर कम प्रेशर की ओर वो एनर्जी, प्रेशर की वजह से जो एक पोटेंशियल एनर्जी हो चुकी है एक रीजन में, वो एनर्जी कोशिश उसकी होती है, उसकी टेंडेंसी यही होती है कि वो एनर्जी ट्रांसफ़र हो दूसरी जगह में। तो
तो हर हाल में जहाँ एनर्जी कंटेंट, एनर्जी डेंसिटी हाइयर है, वहाँ से लोअर एनर्जी डेंसिटी की ओर फ्लो होता है एनर्जी का। और ये फ्लो वो मैटर के फ्लो के साथ हो सकता है या मैटर अपनी जगह रहे, वो नेबरिंग मैटर को ट्रांसफ़र करता हुआ जाए नेबरिंग रीजन को, तो ये होता है। तो एक रेगुलर पैटर्न फ्लो करता हुआ दिखता है तो कहते हैं कि वेव के फॉर्म में एनर्जी जा रही है। तो हम इसी पर बात करेंगे। तो ठीक है, तो वेव मोशन क्या है? दिस इज मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ एनर्जी, वी कैन से मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ एनर्जी, ट्रांसपोर्ट ऑफ एनर्जी विदाउट any flow of matter, okay, या flow of matter। वो एनर्जी ट्रांसपोर्ट होता है, वो कौन कौन से प्रोसेस हो सकता है? एनर्जी ट्रांसपोर्ट, इसके दो तरीके हो सकते हैं। So these two ways are what? By actual flow of matter, okay? Actual flow of matter, जैसे मूविंग ऑब्जेक्ट, मूविंग मटेरियल, आप कोई बॉल थ्रो कर दीजिए, एनर्जी लेके जा रहा है, उसको एनर्जी दे दिया, वो एनर्जी लेके गया कहीं दूसरी जगह, किसी से टकरा गया, उसको एनर्जी दिया। तो ये एनर्जी का ट्रांसफर इस प्लेस से दूसरे प्लेस में, मूविंग बॉल ऐसा, मूविंग बुलेट ये हो सकता है, मूविंग व्हीकल ऐसा हो सकता है, तो या मूविंग फ्लूइड, ओके। सो मूविंग बॉल एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? ये मूविंग बॉल, बॉल्स, बुलेट, ओके, फ्लूइड, ये इस तरह से एनर्जी का ट्रांसफर। और दूसरा क्या हो सकता है? वेव प्रोसेस, ठीक। तो वेव प्रोसेस में क्या होता है? ये विदाउट एनी एक्चुअल फ्लो, ओके, ऑफ मैटर। तो यहां जो एनर्जी हम देते हैं, किसी एक पार्ट को देते हैं, स्पेस या मीडियम के एक पार्ट को एनर्जी देते हैं, वो अपने नेबरिंग पार्ट को एनर्जी देता है। वहां कुछ डिस्टरबेंस क्रिएट होता है, डिस्टरबेंस होता है, वो ये जो जिस रीजन को डिस्टरबेंस देते हैं, अगर वो अगल बगल के अपने रीजन से कपल्ड है, इन्फ्लुएंस्ड है, या इन्फ्लुएंस उधर ट्रांसफ़र कर सकता है, तो फिर एनर्जी भी ट्रांसफ़र होगी। इन्फ्लुएंस का ट्रांसफर होने का मतलब क्या है? कोई इंटरेक्शन होना। अगर एक पार्टिकल एक पॉइंट के आसपास कोई डिस्टरबेंस डेवलप हो या डिस्टरबेंस दिया जाए, यानी एनर्जी दिया जाए, तो वह आसपास के रीजन्स को इन्फ्लुएंस कर सकता है, अगर उससे वो कपल्ड है या अटैच्ड है या किसी इंटरेक्शन से वो आपस में जुड़ा हुआ है। तो इसी को बोलते हैं एनर्जी ट्रांसफ़र करना। यही एनर्जी का फ्लो है। तो अपनी जगह रह के ही थोड़ा सा डिस्टर्ब होगा, हिलडुल जाएगा, और उसकी वजह से आसपास वाले जो उसके नेबर्स हैं वो भी इधर उधर हिलने डुलने लेंगे, तो उसको बोलते हैं हम कि ये डिस्टर्बेंस का ट्रांसफर हो रहा है। ओके, सो दिस इज कॉज ऑफ वेव। अ सोर्स ऑफ एनर्जी, सोर्स ऑफ एनर्जी can cause disturbance, okay, or you can say perturbation at any location of मीडियम और स्पेस। तो पर्टर्बेशन क्रिएट करना या डिस्टरबेंस देने का मतलब क्या है? एनर्जी देना।
अगर ये डिस्टर्ब्ड पार्ट या स्पेस अगर आसपास से कोई इंटरेक्शन रखता है तो क्या हो जाएगा, वो उनको भी इन्फ्लुएंस करेगा। ओके, इफ डिस्टर्ब्ड पार्ट ऑफ मीडियम हो सकता है और स्पेस इज coupled with its neighboring parts या regions, then disturbance या जो भी आप कहते हैं इसको परटर्बेशन, या क्या कह सकते हैं एनर्जी, और एनर्जी के इज ट्रांसफर्ड टू neighboring, you can say particles or regions. So this energy, okay, this energy causes variation. कैसा वेरिएशन हो सकता है, किस तरह का मोशन होगा, अगर कोई पार्टिकल है तो मूव करने लगेगा, हिलने डुलने लगेगा। अगर यहाँ पर कोई हायर टेम्परेचर पर कोई ऑब्जेक्ट ग्लो कर रहा है या कोई सिस्टम है वो हीट प्रोड्यूस कर रहा है तो वो क्या हो जाएगा, अपने नेबरिंग रीजन को हीट सप्लाई करेगा, वहाँ भी टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो ये कहते हैं टेम्परेचर में वेरिएशन हो गया। सो ये रीजन अगर हॉट है तो इस रीजन को भी क्या हो जाएगा, टेम्परेचर हीट सप्लाई करेगा, एनर्जी इस फॉर्म में जाएगी। और ये विदाउट ट्रांसफर ऑफ एनी मटेरियल ऐसा अगर हो रहा है तो ये वेव के फॉर्म में एनर्जी जा रही है, ये वेव प्रोसेस से एनर्जी जा रही है, ठीक है ना। तो जब भी आप कोई साउंड सुनते हैं वो वेव प्रोसेस से साउंड वेव, वो वेव प्रोसेस से एनर्जी जाती है। कोई बेल कहीं बज रहा है और आप, या कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बज रहा है वो आपके कान तक साउंड जा रही है, तो ये वेव प्रोसेस से एनर्जी जा रही है। तो अगर मीडियम है तो उसमें पार्टिकल्स मूव करने लगेंगे कि यहाँ ये मीडियम है, मीडियम यहाँ पर आपने डिस्टर्बेंस दिया, किसी तरह एनर्जी दिया, जैसे वाटर सरफेस है उसको स्टोन यहाँ पर गिरा दिया तो यहाँ के मॉलिक्यूल्स को आपने एनर्जी दे दिया, तो ये कपल्ड हैं, आसपास के मॉलिक्यूल से जुड़े हुए हैं। या किसी स्ट्रिंग है, रस्सी है ना, इसमें क्या किया, यहाँ वाले पार्ट को डिस्टर्ब कर दिया तो ये वाला पार्ट इधर से अटैच्ड है, इधर से कनेक्टेड है, यहाँ से कनेक्टेड है, तो यहाँ का डिस्टर्बेंस इधर ट्रांसफर होता है, इधर ट्रांसफर होता है, तो ऐसा ही वेव ट्रेवल करती है। तो इसको हम कहते हैं कि यहाँ पर डिस्टर्बेंस, यही पार्टिकल्स कपल्ड है और इस डिस्टर्बेंस को अपने नेबरिंग रीजन में ट्रांसफर करता है। तो यहाँ क्या हो जाता है, अब यहाँ मोशन शुरू हो गया, ऑसिलेशन शुरू हो जाता है, तो ये भी थोड़ी देर में ऑसिलेट करने लगते हैं। उसके बाद जब ये शुरू करते हैं तो इधर वाले भी ऑसिलेट करने लगते हैं। तो इस तरह क्या होता है, हर पार्टिकल अपने नेबरिंग रीजन को, हर डिस्टर्ब्ड पार्टिकल अपने नेबरिंग रीजन को, नेबरिंग पार्टिकल्स को डिस्टर्बेंस ट्रांसफर करता है, या इसको बोलिए कि एनर्जी ट्रांसफर करता है। तो इस तरह ट्रांसफर किया हुआ एनर्जी इधर उधर क्या होता है, चारों ओर स्प्रेड होती है। हर एक डिस्टर्ब्ड पार्टिकल क्या है, अपने नेबरिंग पार्टिकल्स के लिए सोर्स है एनर्जी का। ओके, तो यही है। तो हम ऐसे करेंगे, दिस एनर्जी कॉजेस वेरिएशन ऑफ सम प्रॉपर्टी इन नेबरिंग रीजन। ओके, नेबरिंग regions as variation in pressure। जैसे साउंड है,
अगर एयर में जहाँ पर साउंड प्रोड्यूस किया जा रहा है वो एयर में क्या करता है, प्रेशर वेरिएशन प्रोड्यूस कर देता है, वो डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस करता है, वो डिस्टर्बेंस क्या होता है, ट्रांसफर होता है। ओके, सो वेरिएशन प्रेशर डेंसिटी, ओके, और ओके फील्ड्स, कौन सा फील्ड, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, इस तरह का, और मोशन ऑफ पार्टिकल्स। अगर मीडियम में डिस्टर्बेंस है, देखिए फ्री स्पेस में डिस्टर्बेंस हो सकता है, ये जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में वेरिएशन होता है वो बिना मटेरियल के भी स्पेस में हो सकता है, तो इसकी बात कर रहे थे। तो मोशन ऑफ पार्टिकल्स के ऑफ मीडियम, यहां पर जो एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है वो इक्विलिब्रियम कॉन्फ़िगरेशन को डिस्टर्ब कर देता है। कि आप इमेजिन करिए कि अगर यहां पर कोई मटेरियल मीडियम है, पानी ही भरा हुआ है या हवा ही चारों ओर है, तो क्या होगा, उसमें एक उनकी अपनी एक नॉर्मल सी इक्विलिब्रियम डेंसिटी होगी, एक इक्विलिब्रियम सिचुएशन होगी, सभी मॉलिक्यूल्स के बीच इक्विलिब्रियम सेपरेशन कैसा है वो होगा, आपस में इंटरेक्शन में है जरूर, लेकिन उनका इक्विलिब्रियम डिस्ट्रीब्यूशन एक होगा, यानी कहते हैं कि उसको एक कन्फिगरेशन होगा, एक उनका डिस्ट्रीब्यूशन या बनावट होगी। अगर उसमें डिस्टर्बेंस हम देते हैं तो वो सभी उस इक्विलिब्रियम कॉन्फ़िगरेशन को, इक्विलिब्रियम डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्टर्ब कर देगा। तो एक डिस्टर्ब हुआ तो अपने आसपास वालों को डिस्टर्ब करेगा। लेकिन कुछ मीडिया ऐसे होते हैं जहां पर ये वापस अपनी इक्विलिब्रियम डिस्ट्रीब्यूशन को रीगेन करने की कोशिश करते हैं। ये मॉलिक्यूल्स, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, या जो वो स्पेस है या किसी कोई पॉइंट है, कोई रीजन है स्पेस का, वो अपनी इक्विलिब्रियम कॉन्फ़िगरेशन को या इक्विलिब्रियम सिचुएशन को वापस से रीस्टोर करना चाहते हैं। तो इससे क्या हो जाएगा, ऑसिलेशन या हार्मोनिक वेरिएशन क्रिएट हो जाता है उस मीडियम में या उस स्पेस में। ओके, डिस्टरबेंस और एनर्जी रिसीव्ड बाय मीडियम पार्टिकल्स, कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो भी कह सकते हैं, पार्टिकल्स और रीजन्स of space disturbs the equilibrium distribution of property or configuration ऑफ मीडियम। है ना, हो सकता है कि फ्री स्पेस ना हो, मीडियम हो, तो वहां पर जो उनका इक्विलिब्रियम डिस्ट्रीब्यूशन है उसको डिस्टर्ब कर देता है। इन मोस्ट केसेस मीडिया और regions of space have tendency to restore or regain
इक्विलिब्रियम कॉन्फ़िगरेशन, ओके, कॉन्फ़िगरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन, that is medium possess elastic or restoring nature, ठीक है। सो इलास्टिक या रीस्टोरिंग नेचर होता है उसमें, और वो अपनी ओरिजिनल जो पहले कॉन्फ़िगरेशन या इक्विलिब्रियम कॉन्फ़िगरेशन है उसको फिर से रीस्टोर करना चाहते हैं। तो जैसे ही ये काम ये करते हैं, अपनी पोजीशन, अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन को रीस्टोर करने की कोशिश करते हैं, वैसे ही क्या होता है, अगर उसमें इनर्शिया का नेचर है, इनर्शियल नेचर है, तो क्या होते हैं, अपोजिट डिस्टर्बेंस, जो डिस्टर्बेंस पहले दिया गया था, मिला हुआ था, उसके अपोजिट डिस्टर्बेंस को एक्वायर कर लेता है इनर्शिया की वजह से। जैसे आप कहीं, अब जैसे पेंडुलम को ऐसे सस्पेंडेड पेंडुलम है, उसको मीन पोजीशन से खींच दिया जाए और यहाँ पर छोड़ दिया जाए तो मीन पोजीशन की ओर भागता है, लेकिन यहाँ आते आते मास की वजह से, इनर्शिया की वजह से क्या होता है, दूसरी ओर भाग जाता है। लेकिन फिर जाता हुआ तो फिर क्या हुआ, रुकता है उधर, फिर स्लो होने लगता है और फिर रुकने के बाद फिर वापस लौटता है। तो रीस्टोरिंग नेचर की वजह से इधर आता है और इनर्शिया की वजह से डिफ्लेक्ट हो जाता है, भाग जाता है दूसरी ओर, ठीक है ना। So, as medium particles, ओके, या जो भी रीजन्स हैं, attempt to restore original configuration due to inertia, अगर inertia है तो कि as they have they acquire a disturbed configuration in opposite direction। जो डिस्प्लेसमेंट है या अपोजिट डायरेक्शन में कॉन्फ़िगरेशन है, डिस्टर्ब कॉन्फ़िगरेशन, वो डिपेंड करता है कि कितना उसको एनर्जी दिया गया है। जितना ज़्यादा एनर्जी देंगे उतना ही ज़्यादा क्या हो जाएगा, उतना ही ये दूसरी डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में डिस्टर्ब हो जाएगा और उतना ही ज़्यादा रीस्टोरिंग नेचर या रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप होगा। द रीस्टोरिंग force or tendency is directly proportional to disturbance from equilibrium position or configuration तो ये मीन डिस्ट्रीब्यूशन या मीन कॉन्फ़िगरेशन से दोनों ओर डिस्टर्बेंस होता है और जितना दूर तक डिस्टर्बेंस होगा उतना ही ज़्यादा रीस्टोरिंग टेंडेंसीज में डेवलप होगी और फिर उसको इनर्शिया और रीस्टोरिंग नेचर की वजह से ऑसिलेशन
होने लगेगा। तो इसी को ये दोनों टेंडेंसीज मिलके क्या करती हैं, ऑसिलेशन प्रोड्यूस करती हैं या हर वेरिएशन प्रोड्यूस करती हैं। ठीक है। सो बोथ प्रॉपर्टीज दैट इज inertia एंड रीस्टोरिंग या इलास्टिसिटी कह सकते हैं, इलास्टिसिटी यानी रीस्टोरिंग टेंडेंसी give rise oscillations or periodic variations in some property. Okay, of space or medium. स्पेस और मीडियम। ओके, तो ये जो प्रॉपर्टी है इलास्टिक प्रॉपर्टी कैसे आती है इसमें, वो इलास्टिक फोर्सेस की वजह से। ये इलास्टिक फोर्सेस क्या है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस है। ये पार्टिकल्स के बीच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस हैं। लेकिन जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स चल रही होती हैं तो ये प्रॉपर्टी कहाँ से आती है, जो हम जिसको हम इलास्टिक प्रॉपर्टी कह रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के रास्ते में कौन सी चीज़ होती है, तो वो स्पेस की या मीडियम की परमिएबिलिटी, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी और इलेक्ट्रिक परमिटिविटी, इस पर डिपेंड करता है वेव की स्पीड और या डिस्टर्बेंस की स्पीड या जो इंटरेक्शंस हैं, जो उसको हम इंटरेक्शन बोलते हैं। इंटरेक्शन एक्चुअली वो है नहीं, लेकिन ये स्पेस की परमिबिलिटी और परमिटिविटी ये इसको डिस्टर्बेंस को आगे ट्रैवल करने में हेल्प करती है। तो इस तरह से इंटरेक्शंस के एनालॉगस वो चीज़ है। मीडियम का कोई पार्ट, वहाँ ऑसिलेशन बिल्डअप हो गया ऊपर नीचे, या जैसे भी ऑसिलेशन बिल्डअप हो गया, वो शेयर करता है एनर्जी अपने नेबरिंग पार्टिकल्स के बीच में या नेबरिंग रीजन के बीच में। तो ये ऑसिलेशन क्या होते हैं, नेबरिंग पार्टिकल्स भी ऑसिलेट करने लगते हैं, उसके नेबरिंग अदर पार्टिकल्स हैं, नेबरिंग के नेबरिंग पार्टिकल्स हैं वो ऑसिलेट करने लगते हैं। तो ये इंटरेक्शंस, ये ऑसिलेशंस क्या हैं, ये फोर्स्ड ऑसिलेशंस हैं। फोर्स्ड ऑसिलेशन मीन्स पहले बाहर से कोई पीरियोडिक फोर्स लगाया जा रहा हो तो कोई चीज़ ऑसिलेट करता हो। जैसे कोई चीज़ आप किसी को स्विंग पर बैठा के झुला रहे हैं और वो इधर उधर ऑसिलेट कर रहा है, आप कुछ नहीं करेंगे तो क्या होगा, धीरे धीरे वो ऑसिलेट करते करते धीरे धीरे स्लो हो जाएगा। या पेंडुलम है, उसको एक बार डिस्टर्ब करके छोड़ दिया, वो ऑसिलेट कर रहा है, धीरे धीरे क्या हो जाएगा, वो उसकी मोशन ऑसिलेशंस क्या हो जाएंगे, डैम्प हो जाएंगे। तो इसको बोलते हैं डैम्प्ड ऑसिलेशंस। लेकिन अगर वैसे ही हम बाहर से पीरियोडिक फोर्स लगा करके उसको ऑसिलेट कराते रहें यूँ ऐसे ऐसे, तो इसको बोलते हैं फोर्स्ड ऑसिलेशन। तो नेबरिंग पार्टिकल्स, जैसे हम नाम ले रहे हैं कि ये पार्टिकल्स सभी ऑसिलेट करने लगे, इसकी वजह से ये पार्टिकल, वैसे सभी आइडेंटिकल पार्टिकल्स हैं, तो इस रीजन में अगर हार्मोनिक वेरिएशन शुरू हो गया तो यहाँ ये भी वेरिएशन शुरू हो जाएगा, और इसके बाद फिर यहाँ डिस्टर्बेंस ट्रेवल करेगा ऐसे, फिर इसके चारों ऐसे ट्रेवल करेगा। सभी पार्टिकल्स ऑसिलेट करेंगे और सभी डिस्टर्बेंस ट्रांसफर करेंगे। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, इन सभी पार्टिकल्स के लिए सोर्स कौन हो गया, ये हो गया, ये एनर्जी ट्रांसफर कर रहा है। तो यही वाला पार्टिकल इन सब पर पीरियोडिक फोर्स एक्सर्ट कर रहा है। ठीक है, ये पार्टिकल, बाकी ये जो किनारे किनारे पार्टिकल हैं इसके नेबर्स हैं, तो हर एक पार्टिकल अपने नेबरिंग पार्टिकल्स के लिए क्या है, ये फोर्स्ड या पीरियोडिक फोर्स का सोर्स है। ओके, इसके इन्फ्लुएंस में आकर ऑसिलेट करने लगते हैं, और फिर इनके इन्फ्लुएंस में आकर के इनके आसपास वाले ऑसिलेट करने लगेंगे। तो ये फोर्स्ड ऑसिलेशंस है।
oscillations of medium particles are forced oscillations okay, or forced variation in a in the property of surrounding of neighboring region regions ओके। और ये फोर्स क्या है? इलास्टिक फोर्सेस की वजह से होता है। ये जो पीरियोडिक फोर्स एक्सर्ट करता है कोई पार्टिकल या कोई पार्ट स्पेस का अपने चारों ओर, वो क्या होता है? यहां पर इलास्टिक इंटरैक्शंस होते हैं, ठीक है। सो ड्यू टू इलास्टिक इंटरैक्शंस, okay, energy of source particle or region is shared between neighboring regions and disturbance moves outward as a whole. Outward as a whole. Okay? तो अब ये अगर जहां सोर्स पार्टिकल है, अगर उसको कॉन्टिन्यूसली एनर्जी देते हैं तो ये एनर्जी कॉन्टिन्यूसली स्प्रेड होगी आउटवर्ड, और या सोर्स पार्टिकल में एक रेगुलर वेरिएशन हो रहा है या रेगुलर ऑसिलेशन हो रहा है, तो डिस्टरबेंस एक रेगुलर पैटर्न बनाता है जो आगे मूव करता हुआ दिखता है, उसी को हम वेव कहते हैं। ओके, इफ source region or particle is continuously fed with energy, okay, सो लगातार अगर एनर्जी आप दिए जा रहे हैं उस सोर्स पार्टिकल को या सोर्स रीजन को, तो एनर्जी कंटिन्यूसली आउटवर्ड स्प्रेड होगी। ओके, देन एनर्जी या डिस्टरबेंस travels away from the source continuously. Okay, if disturbance given to origin, या इसको क्या लिख रहे हैं हम? सोर्स रीजन has regular variations। तो रेगुलर वेरिएशन क्या है?
जैसे कि रेगुलर ऑसिलेशन हो रहा है, रेगुलर प्रेशर में वेरिएशन हो रहा है, इस तरह से रेगुलर वोल्टेज में वेरिएशन हो रहा है, तो इस तरह का अगर कुछ है तो उसको हम क्या बोलते हैं कि ये रेगुलर वेरिएशन है। ओके, सो इफ डिस्टर्बेंस गिवन टू origin or source region, okay, a source region has regular variation, in some property, ठीक है। जैसे डिस्प्लेसमेंट ही होता है किसी पार्टिकल का, अगर मीडियम की बात करें तो मीडियम पार्टिकल में उसके मीन पोजीशन का अबाउट ऑसिलेशन होगा, तो ये रेगुलर वेरिएशन है डिस्प्लेसमेंट का या पोजीशन का। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि पोजीशन का रेगुलर वेरिएशन है। तो ये जो डिस्टर्बेंस आगे ट्रेवल करेगा वो भी एक रेगुलर पैटर्न बनाएगा। ओके, देन डिस्टर्बेंस traveling in the medium or space, okay, forms a regular traveling pattern. कैसे? तो इन्हीं पैटर्न्स को क्या बोलते हैं? वेव्स कहते हैं। इस फ्लो में कोई मटेरियल का एक्चुअल फ्लो नहीं हो रहा है या किसी फिजिकल मैटर का एक्चुअल फ्लो नहीं हो रहा, ठीक है। तो विदाउट एनी एक्चुअल physical flow of matter, these patterns are called waves। ओके, अब क्या होता, अगर इन मीडियम पार्टिकल्स का उनके अपने मीन पोजीशंस के अबाउट हार्मोनिक वेरिएशन होता है, हार्मोनिक ऑसिलेशन होता है, इसका मतलब क्या हुआ कि सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है, तो हम इससे जो ट्रेवलिंग वेव बनेगी उसको बोलेंगे हार्मोनिक ट्रेवलिंग वेव। ओके, ये हार्मोनिक ट्रेवलिंग वेव होगी। ओके, इफ मीडियम पार्टिकल्स, अब बाद में मीडियम पार्टिकल्स इसलिए कह रहे हैं कि मीडियम पार्टिकल्स के हेल्प से समझना आसान होता है। एंड जनरली वी कम अक्रॉस मेनी केसेस और मेनी सिचुएशंस इन विच मैकेनिकल वेव्स और वेव्स ट्रेवलिंग इन द मीडियम आर ऑब्जर्व्ड। ओके, सो इफ मीडियम पार्टिकल्स ऑसिलेट harmonically about their mean positions, okay, then waves so formed are called harmonic traveling waves। ओके, मीन्स कह सकते हैं मीन पोजीशन के अबाउट हार्मोनिक वेरिएशन हो रहा है, इसका मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहे हैं, दैट इज दे एग्जीक्यूट SHM, then waves so formed are called
हार्मोनिक ट्रैवलिंग वेव्स या साइनसॉइडल वेव्स, हार्मोनिक वेव्स, उनको साइनसॉइडल वेव्स भी कह सकते हैं, ट्रैवलिंग वेव्स हैं, प्रोग्रेसिव वेव्स हैं, ऐसे हम बोलते हैं। और अगर ओपन मीडियम है तो फिर क्या हो जाएगा, जो वेव बनेगी वही ट्रैवलिंग वेव है। तो जनरली ट्रैवलिंग वेव्स क्या हैं, ओपन मीडियम में बनती हैं या ओपन सिस्टम में बनती हैं, यानी कोई बाउंड्री ना हो, रिफ्लेक्ट होकर एनर्जी वापस ना आ रही हो, तब ये क्या होता है, ट्रैवलिंग वेव बनती हैं। ट्रैवलिंग waves are generated, traveling waves are generated in the open system, in the open system, in the open systems, okay. So when ड्राइविंग फोर्स यानी वही जो इलास्टिक फोर्स है या जो सोर्स को ऑसिलेट करा रहा है और सोर्स पार्टिकल्स दूसरे को ऑसिलेट करा रहे हैं, तो ड्राइविंग फोर्स तो आप अप्लाई कर रहे हैं या एक्सर्ट कर रहे हैं, ठीक है। व्हेन ड्राइविंग फोर्स एक्ट्स ऑन द मीडियम पार्टिकल्स, ठीक है। तो ये ट्रैवलिंग वेव्स हो गई। और वैसे अगर रिफ्लेक्ट होने का इनको चांस मिले, कोई बाउंड्री हो, तो फिर क्या हो जाएगा, वेव्स रिफ्लेक्ट भी होती हैं, फिर उनका आगे हम लोग पढ़ेंगे सुपरपोजिशन होता है, ऐड होती हैं या डिस्टर्बेंसेस ऐड होते हैं, इधर से भी जा रहा है इधर से भी डिस्टर्बेंस आ रहा है तो ऐड भी होते हैं। तो ये ऐसे चलता रहता है। और एक चीज़ है कि जितने मीडियम पार्टिकल्स हैं सभी सोर्स की, डिस्टर्बिंग सोर्स की फ्रीक्वेंसी या ड्राइविंग फोर्स की फ्रीक्वेंसी से ही ऑसिलेट करते हैं। All medium particles और प्रॉपर्टीज जो भी होगी, प्रॉपर्टीज ऑफ स्पेस के ऑसिलेट विद सेम फ्रीक्वेंसी, okay, which is equal to the frequency of driving force or source of disturbance जो सोर्स पार्टिकल है या सोर्स रीजन है वो बाकी पर जो फोर्स जिस फ्रीक्वेंसी का अप्लाई करता है उसी फ्रीक्वेंसी से चलते हैं। और एम्पलीट्यूड डिफरेंट पोजीशंस पर या रीजन के डिफरेंट लोकेशंस पर ये डिफरेंट हो सकता है। ये डिपेंड कर रहा है कि वो चैनल कौन सा है, वो ओपन मीडियम है, चारों वेव से स्प्रेड हो रही हैं या किसी एक डायरेक्शन में जा रही हैं, या कैसे अलाउ करते हैं वेव्स को ट्रेवल करने के लिए। तो एम्पलीट्यूड वेरी कर सकता है। सो एम्पलीट्यूड ऑफ डिस्टर्बेंस, अब इसको हम वेव्स कह सकते हैं, मे बी डिफरेंट okay in different locations। locations
ऑफ मीडियम और स्पेस okay, depending upon the condition. Depending upon the conditions and path of disturbance. ओके, ऐसा हो सकता है। और अब वेव्स क्या है? ये तो एनर्जी ट्रांसफर करते हैं या एनर्जी कैरी करते हैं। तो वेव्स की इंटेंसिटी किसी लोकेशन पर एनर्जी फ्लो के परपेंडिकुलर यूनिट एरिया से पर सेकेंड कितनी एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, वही क्या होती है? वेव की इंटेंसिटी होती है उस लोकेशन पर। ओके, सो एट एनी लोकेशन the time rate of flow of energy in the form of wave through unit area perpendicular to the direction of flow या क्या बोल सकते हैं इसको? प्रोपेगेशन। ओके, इज नोन एज intensity of wave in that location. Okay? तो अगर वेव ट्रेवल इधर कर रही है, इधर की ओर, तो इस ट्रेवल की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर यूनिट एरिया से ऐसे मान लेते हैं वेव्स या डिस्टर्बेंस आगे की ओर, आपकी ओर ट्रेवल कर रहा है, उधर जा रहा है सब डिस्टर्बेंस, तो इस ट्रेवलिंग के या इस फ्लो के परपेंडिकुलर यूनिट एरिया से, ये यहाँ से यहाँ 1 मीटर स्क्वायर एरिया से, ठीक है ना, पर सेकंड कितनी एनर्जी फ्लो कर रही है वेव के फॉर्म में, वही एनर्जी की वैल्यू मीन्स एनर्जी क्रॉसिंग पर सेकंड थ्रू यूनिट एरिया परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी इन 1 सेकंड, it is called what? Intensity of wave in that location. तो ये कुछ पॉइंट्स हो गए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए जिसको हमें वेव में पहले ही जान करके आगे बढ़ना होता है। अब यहाँ पर बार बार पार्टिकल कहा गया, बार बार रीजन कहा गया, रीजन ऑफ स्पेस कहा गया, इसलिए कह रहे थे कि जिस चीज़ में वेरिएशन होता है, हार्मोनिक वेरिएशन या साइनसॉइडल वेरिएशन होता है, वो प्रॉपर्टी उसकी जगह पर कोई पार्टिकल भी हो सकता है, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की केस है तो वहाँ पर फील्ड की वैल्यू, किसी लोकेशन पर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हार्मोनिकली वेरी करती है। तो पार्टिकल की जगह वो पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट है इस तरह के वेव्स में, जहाँ पार्टिकल इन्वॉल्व है, पार्टिकल के ऑसिलेशन इन्वॉल्व हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की केस में उन डिस्प्लेसमेंट की जगह क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ होती है। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर होता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की जगह पर, उसके एनालॉगस। तो इसलिए हम बार बार कहते हैं कि फ्री स्पेस में तो कोई पार्टिकल नहीं होता, वहाँ पर भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रैवल कर सकती हैं, तो वहाँ पर इंटरेक्शन कैसे होते हैं? तो वहाँ ये सब स्पेस की प्रॉपर्टी होती है। स्पेस के किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड
वेरी करेगा हार्मोनिकली या साइनसॉइडली, तो उसकी वजह से वहाँ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, वो भी वेरी करेगा हार्मोनिकली और साइनसॉइडली, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा। जैसे कि आप फैराडे लॉ में पढ़े हैं कि कहीं किसी रीजन में मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है तो उस रीजन में क्या होता है, वेव्स। ओके, तो वैसे ही ग्रेविटेशनल वेव्स का नाम आने लगा है। तो ये सब चीज़ें, नई नई चीज़ें इंट्रोड्यूस होती रहेंगी। तो लेकिन वेव का जो कॉन्सेप्ट है, जो पैटर्न का फ्लो है या पैटर्न की ट्रेवलिंग है, वो वही हम वेव प्रोसेस में एनर्जी का ट्रांसफ़र बोलते हैं, या वेव प्रोसेस है जिसमें एनर्जी का ट्रांसफ़र या ट्रांसपोर्ट एक प्लेस से दूसरे प्लेस होता है। तो यही था इस पार्ट में। फिर से आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ज़रूर वीडियो को शेयर करिएगा और लोगों तक, और इस वीडियो को बार बार देखिएगा। हमने कोशिश किया है कि बहुत सारे पॉइंट्स या पॉसिबिलिटीज़ को इसमें थोड़ा सा इंक्लूड किया जाए, और आगे आप पढ़ते जाएंगे। जो चीज़ें जैसे जैसे सूटेबली सामने आती जाएंगी हम उसमें फिर से मेंशन करते जाएंगे, उसको एक्सप्लेन करते जाएंगे। तो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, साथ बने रहें और देखते रहें। थैंक यू।